हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस प्रयागराज। जैसा कि आपको पता है कि वन शॉट सीरीज हमारी ज्योग्राफी की वो कल से हमने स्टार्ट कर ली है। कल जो हमने चैप्टर अपना कंप्लीट किया वो था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज जो हम अपना चैप्टर आज एनालाइज करने वाले हैं, जिस चैप्टर को आज हम एग्जामाइन करने वाले हैं, उसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। क्या है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। चलिए अपने चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में आप नाम से ही आप बच्चों समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे और जितना भी वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, हमारे इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में जिस जिस टाइप की आपको डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है, फ्लोरा फौना, ठीक है, वाइल्ड लाइफ आपको कैसे देखने को मिल रही है, फॉरेस्ट किस किस टाइप के आपको देखने को मिल रहा है, तो इन सारी जो टॉपिक्स हैं, ये जो सारी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, इसी के बारे में ये आज का हमारा पूरा का पूरा चैप्टर रहने वाला है। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है नॉर्मल स्पीसीज। ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले नॉर्मल स्पीसीज के बारे में कि नॉर्मल स्पीसीज में कौन कौन सी कैटेगरी में, ये जो कैटेगरी है हमारी नॉर्मल स्पीसीज की, इसमें कौन कौन से स्पीसीज हमारे आते हैं। तो स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, वो हमारी नॉर्मल स्पीसीज में आती है। मतलब कि जिनकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल है, हमको पता है कि वो जो है वो इजीली अभी सरवाइव कर पा रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन में इतनी ज्यादा हमको कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। दैट मीन्स कि वो हमारे नॉर्मल स्पीसीज में ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रॉडेंट्स हैं, कैटल्स हैं, ठीक है, कैटल जो भी हमारे काउ बफेलो हैं, तो ये सारे अभी हमारे किस में आ रहे हैं? नॉर्मल स्पीसीज में आ रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज की। ठीक है, कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में कौन कौन सी स्पीसीज जो है वो आ रही हैं। These are the species which are in danger of extinction। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि जो अब विलुप्त होने वाले हैं। ऐसी स्पीसीज जिनका ये डर है कि कहीं ना कहीं वो आगे जाके विलुप्त हो जाएंगी, वो जो स्पीसीज हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं एज इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्लियर? अब इनके जो एग्जांपल्स है वो क्या है? ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस है, इंडियन राइनो है, ठीक है, लायन टेल्ड मैकाउ है, ठीक है, सैंगल है। ये सारी जो हमारी स्पीसीज है, ये किसका एग्जांपल है? ये किस कैटेगरी में आ रही है? ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही है। आप देख रहे हो कि एग्जांपल क्या? क्रोकोडाइल का भी एग्जांपल है, क्योंकि क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन भी दिन ब दिन अब कम होती जा रही है, वो भी एक्सटेंशन के कगार पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको कैटेगराइज किया गया है इंडेंजर्ड स्पीसीज में। अब ये तो हमने दो कैटेगराइजेशन देखा, बट सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि हमको कैटेगराइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, क्यों हम इनको नॉर्मल स्पीसीज में, वनरेबल स्पीसीज में या फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज में क्यों रख रहे हैं? ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी कि इतनी सारी जो हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको हमको कैटेगराइज करना पड़ रहा है। इसलिए कैटेगराइज करना पड़ रहा है बच्चों, क्योंकि कुछ कुछ जो ऐसी स्पीसीज हैं जो दिन ब दिन क्या हो रही हैं, जिनकी पॉपुलेशन हमको घटती नजर आ रही है। अब जैसे आप एग्जांपल देखते हो कि पहले के टाइम पे जो है एक गौरैया जो चिड़िया होती थी, वो अगर आप पुराने किसी अपने दादा दादी लोगों से बात करें, मम्मी पापा लोगों से आप पूछो तो उन्होंने तो वो देखी होगी। ठीक है, बट क्या आज के टाइम पे वो देखने को मिल रही है? ठीक है, नहीं मिल रही है। क्यों? अब देखो, जैसे आप देखते होंगे कि वो जो पहले के टाइम पे अगर हम बात करें, जैसे वॉल्स हैं हमारे घर की, ठीक है, ऐसे वॉल्स जब बनाई जाती है तो एक छोटा सा जो है वो यहाँ पे जगह छूटा होता था, कि ऐसा कुछ बना होता था ना वॉल के ऊपर, उसके ऊपर जो लिंटर पड़ा होता था, और इसे वॉल पे छोटा सा एक बता सकते हैं कि जैसे जहां पे बीम वीम डाली जाती है तो वो जो जगह खाली रहती थी तो वहीं पे आके वो अपना घोंसला बनाती थी। ठीक है, वहीं पे वो रहती थी। बट क्या आज के टाइम पे आपको देखने को मिल रही है? और भी ऐसे छोटी छोटी चिड़िया वगैरह, आपको अगर नाम पूछा जाए तो आप क्रो को पहचानते हो, ठीक है, आप पिकॉक जानते हो, ठीक है, आप पिजन जानते हो, बट इसके अलावा और आप क्या जानते हो? बहुत ही अलग अलग वैरायटीज हैं हमको बर्ड्स की भी देखने को मिलती है। हम देखते हैं पर हमको उनका नाम भी नहीं पता होता है। तो कौन कौन सी वैरायटी जो है वो ऐसा विलुप्त होती जा रही है, किसको हमको कंजर्व करने की जरूरत पड़ रही है, तो हमारे पास उनका डाटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा, तभी तो हम उनको उनके कंजर्वेशन के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या है, कैटेगराइजेशन किया। तो हमने नॉर्मल स्पीसीज की बात कर ली, हमने इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे का जो टॉपिक है वो है वनरेबल स्पीसीज, कि वनरेबल स्पीसीज में हमारी कौन कौन सी जो है स्पीसीज आ रही हैं।
These are the species whose population declined to level from where it is likely to move to the endangered category. इसमें क्या बोला जा रहा है कि वनरेबल स्पीसीज हमारी ऐसी स्पीसीज है कि हमको जिसका डर है कि इन फ्यूचर वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकती हैं। इंडेंजर्ड हमने देखा कि जिनका हमको ये इस चीज का पता है कि वो विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो वनरेबल हमारी ऐसी स्पीसीज हैं कि इन फ्यूचर हम बोल सकते हैं कि वो शायद विलुप्त हो जाएं, वो शायद इंडेंजर्ड की कैटेगरी में चली जाएं, तो वैसी स्पीसीज हमारी वनरेबल स्पीसीज में आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, ब्लू शिप, ठीक है, ब्लू शिप है, एशियाटिक एलिफेंट है, गैंगेटिक डॉल्फिन। अब देखो गैंगेटिक डॉल्फिन अगर आप रिसेंटली देखो तो इसके लिए बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हमारे यूपी में भी गैंगेटिक डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई गई, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, तो इसको आप पढ़िएगा, ठीक है, कि क्या क्या किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है रेयर स्पीसीज के बारे में, कि रेयर स्पीसीज हमारी कौन कौन सी स्पीसीज हैं। क्लियर, तो species with a small population may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. ठीक है, रेयर स्पीसीज हम उनको बोलते हैं कि जिनकी पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिल रही है। ठीक है, कुछ ऐसे स्पीसीज है जिनकी पॉपुलेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, और ये भी आपको मतलब चेतावनी दी जा रही है कि अगर वैसी ही नेगेटिव जो भी चीजें चलाई जा रही, अगर वैसा ही ये सिलसिला चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं ये जो स्पीसीज हैं वो वनरेबल की कैटेगरी में जा सकती हैं, वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा सकती हैं। तो ऐसी स्पीसीज को हम रेयर स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिमालयन ब्राउन बियर है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है, और हॉर्नबिल। देखो हॉर्नबिल, हॉर्नबिल का नाम इसके लिए तो पोयम भी बनी हुई है, हॉर्नबिल पर पोयम भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो है बर्ड की कैटेगरी है। तो ऐसी ये जो स्पीसीज है ये हमारा रेयर स्पीसीज में आता है। नेक्स्ट है हमारा एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? दीज स्पीसीज व्हिच आर ओनली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स। सॉरी, एंडेमिक जो हमारी स्पीसीज हैं उसमें क्या बोला जा रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पाई जा रही है? किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जा रही हैं, यूजुअली आइसोलेटेड है बाय नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल बैरियर्स। ठीक है, कि अगर हम इसको हम थोड़ा सा और भी कैटेगराइज करें, हम ऐसा ही बोलते हैं ना कि जो हमारे टेरिटरी के अंदर जो सारी स्पीसीज हैं वो सारी एंडेमिक है, और जो बाहर वाली है वो एक्सोटिक स्पीसीज हैं, तो उस तरीके में इसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल निकोबार पीजन। अब निकोबार पीजन जो आपको मोस्टली कहाँ देखने को मिलेगा? अंडमान निकोबार वाले एरिया में। ठीक है, अंडमान वाइल्ड पिग है। ठीक है, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। अब ये मिथुन जो है, ठीक है, ये जो कैटेगरी है ये आपको मोस्टली अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। तो वही बताया जा रहा है ना कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई स्पेशल स्पीसीज पाई जा रही है वो हमारी एंडेमिक स्पीसीज में आएगी। ठीक है, अब हमारी आती है एक्सटेंट स्पीसीज। अभी तक तो हम यही बात कर रहे थे मैम की केवल डर की बात कर रहे थे कि हाँ कोई स्पीसीज जो है वो वनरेबल होने वाली है, कोई स्पीसीज हमारी रेयर है, कोई एक्सटेंट होने के कगार पर है, कोई एंडेंजर्ड है। बट अब हम बात करेंगे एक्सटेंट स्पीसीज की, कि ये तो अब एक्सटेंट हो चुकी है। ठीक है, दीज स्पीसीज व्हिच आर नॉट फाउंड, ठीक है, आफ्टर सर्च। ये पॉइंट थोड़ा सा देखना कि आफ्टर सर्च कि मतलब हमने उसको ढूंढा भी। ठीक है, हमने ये भी कोशिश की कि शायद इक्का दुक्का हमको वो कोई स्पीसीज हमको दिख जाए, बट इतना ढूंढने के बावजूद भी हमको वो स्पीसीज नहीं देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि वो विलुप्त हो चुकी है। क्लियर? ठीक है, और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर। ठीक है, स्पीसीज में बी एक्सटेंड फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और द इंटायर अर्थ। अब देखो एक्सटेंट तो कहीं से भी एक्सटेंट हो सकती है। मान लो किसी पर्टिकुलर रीजन में वो इतनी एक्सटेंट हो चुकी है कि उस रीजन में अब वो देखने को नहीं मिलेगी। कंट्री की अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे कंट्री में एक्सटेंट हो सकती है, ऑल कॉन्टिनेंट की भी बात कर सकते हैं, या इंटायर अर्थ की बात करें कि वो स्पीसीज अब है ही नहीं। क्लियर? तो वो हमारा एक्सटेंट में आएगा। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल है एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल काफी दिया जाता है कि पिंक हेड डक जो है वो अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, वो आपको ढूंढने में भी अब कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगी। क्लियर?
तो अभी तक हमने सारा का सारा कैटेगराइजेशन देख लिया कि हमारी रेयर स्पीसीज कौन कौन सी हैं, इंडेंजर्ड कौन सी है, वल्नरेबल कौन सी है, एक्सटेंट कौन सी है, एंडेमिक कौन सी है। तो ये सारी क्या है हमारी जो कैटेगराइजेशन हमने कर लिया सारी की सारी स्पीसीज का। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं वैनिशिंग फॉरेस्ट। ठीक है, सब कुछ अभी हम बात कर रहे हैं कि जहां पर खतरा मंडरा रहा है। अभी हमने वाइल्ड लाइफ की बात की, अब हम फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं कि फॉरेस्ट भी तो गायब हो रहे हैं। ठीक है, तो उसका क्या हाल चाल चल रहा है। So the dimension of deforestation in India are staggering. The forest and the tree cover in the country is estimated 79.42 million hectare. अब क्या बताया जा रहा है कि जो ट्री कवर है पूरे कंट्री का, जो एस्टिमेशन दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है 79.42 मिलियन हेक्टेयर, विच इज 24.16% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, कि टोटल जो भी जोग्राफिकल एरिया है उसका 24.16% जो है वो एस्टिमेशन बताया गया है। क्लियर। अब डेंस फॉरेस्ट का बताया गया है 12.2%, ओपन फॉरेस्ट है 9.14%, मैंग्रोव आपको देखने को मिलेगा 0.4%। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको डाटा दिया हुआ है कहाँ का, फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2015। ठीक है, किसका दिया गया है, फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2015 का आपको ये डाटा दिया गया है कि कैसे जो है फॉरेस्ट का परसेंटेज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग कितना कितना है। सॉरी, the dense forest cover has increased by 3,775 square kilometer since 2013। तो कितना अगर बढ़ा है, जो इंक्रीज हुआ है वो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, दिस अपैरेंट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इज ड्यू टू कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, मतलब पहले तो आपको पूरा एस्टिमेशन बता दिया गया कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2015 में उसके अकॉर्डिंग ये सारा जो है पूरा डाटा है सारे फॉरेस्ट का। अब उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि 2013 से ही जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो वो इंक्रीज किस वजह से देखने को मिल रहा है, जो कंजर्वेशन मेजर्स का यूज किया गया। ठीक है, जो भी इनिशिएटिव्स लाए गए गवर्नमेंट्स की वजह से या कम्युनिटीज की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से आपको ये इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो भी मैनेजमेंट इंटरवेंशन हुए हैं, जो प्लांटेशन हुए हैं, ठीक है, उसकी वजह से। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कि इंडिया में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। क्लियर। अब देखो, अगर हम कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट कंजर्वेशन कर रही है ये भी हम नहीं बोल सकते। ठीक है, हमारे पास कंजर्वेशन करने के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, जो स्टेप्स ले रही है वो, दूसरा जो कम्युनिटीज कर रही हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि आपको पता होगा, जैसे आप चिपको आंदोलन के बारे में जैसे आपने सुना होगा कि वो कोई कम्युनिटी ही थी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज है, मोस्टली आपको राजस्थान गुजरात साइड देखने को मिलेगा कि जो पेड़ को बचाने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं सब कुछ कर रही है, बाकी कम्युनिटीज भी कर रही है और कहीं कहीं पे इनका ज्वाइंट वेंचर भी आपको देखने को मिलता है। इन द 1960s एंड 1970s, ठीक है, 1960s से 1970s के बीच में द कंजर्वेशनिस्ट डिमांड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, तो जो भी ये कंजर्वेशनिस्ट थे उन्होंने क्या डिमांड किया कि एक हमारे पास नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी डिमांड की गई। उसके बाद क्या हुआ, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप उसको आप आंसर में भी मेंशन कर सकते हो और वन वर्ड में भी ये आ सकता है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ था। क्लियर, विद वेरियस प्रोविजंस। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। Subsequently, central and many state government established national parks and wildlife sanctuaries। ये तो आपको सबको पता होगा कि कितनी सारी हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो क्यों है ये सारी, ये इसीलिए ना ताकि हमारे यहाँ की जो भी वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स की जो भी डाइवर्सिटी है, एनिमल्स की जो है, ठीक है, फ्लोरा फौना वगैरह, ठीक है, जो सारी भी चीजें हैं उन सबको कंजर्व किया जा सके। ठीक है, उसी के लिए तो नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, उसी के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो आपका इंपॉर्टेंट है क्या है, 1972 की डेट आप याद रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब इंप्लीमेंट किया गया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल
प्रोजेक्ट्स प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स वो लेकर आई हैं, ठीक है। किसके लिए? देखो टाइगर है, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस है, कश्मीरी स्टैग है, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स। अब क्रोकोडाइल्स भी आपको देखने को मिला, आपने क्रोकोडाइल्स का पढ़ा होगा ना, या आपको वनरेबल कैटेगरी में या आई थिंक इंडेंजर्ड कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, और घड़ियाल। घड़ियाल जो है इसका भी आपको कंजर्वेशन प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी दिन ब दिन क्या है, कम होती जा रही है। एशियाटिक लायन एंड अदर्स, ठीक है। जब आप टाइगर की बात करते हो तो टाइगर का प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर एक जो है स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट, क्या है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपको 1973 में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बाकी का आपका ये होमवर्क है कि जो अलग अलग और भी सारे जो एनिमल्स हैं, वन हॉर्न राइनोसोरस है, इन सब का प्रोजेक्ट जो है कब कब चलाया गया था ये आपको जानना है। अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980, ठीक है, इंपॉर्टेंट कि वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986, ठीक है, सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाईज, मॉथ्स, ठीक है, बीटल्स है, वन ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है, तो ये सारी जो है प्रोटेक्टेड स्पीसीज के लिस्ट में इनको कैटेगराइज किया गया है। कब किया गया है? वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 के तहत ये जो हमारी स्पीसीज है इनको प्रोटेक्टेड स्पीसीज के तौर पर कैटेगराइज किया गया है। अब हम जब बात करते हैं 1991 की, तो फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? सिर्फ वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे थे, एनिमल्स की बात कर रहे थे, बर्ड्स की बात कर रहे थे, बट जब 1991 का दौर आता है तो उसके बाद से हमको इस लिस्ट में किसका नाम भी देखने को मिल रहा है? प्लांट, ठीक है, प्लांट डाइवर्सिटी को भी इसमें आफ्टर 1991 इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब क्या हो गया? अब हम बात करते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। कितने टाइप से आपको फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है? सबसे पहला हम बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। ये मोर देन हाफ, ठीक है, जो भी हमारा टोटल फॉरेस्ट का एरिया है तो उसका मोर देन हाफ जो है उसको रिजर्व किया गया है एज रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। अब रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि वहां पर काफी सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस लगाए जाते हैं और वहां पर जो कॉमन पीपल्स होते हैं उनकी आवाजाही क्या होती है? बंद होती है। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है, इनको मोस्ट वैल्यूएबल बोला गया है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। इसको बहुत कंसर्न फॉरेस्ट बोला गया है, बहुत मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट बोला गया है, तभी तो यहाँ पे यहाँ की जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत ही हिफाजत से कंजर्व करके रखा जा रहा है, ठीक है। हाँ, दूसरी जो हमारी कैटेगरी है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आएगा, ठीक है, इसको आप काट दीजिएगा, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। हमने रिजर्व फॉरेस्ट की बात कर ली। दूसरा हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट 1/3 जो है टोटल एरिया वो हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आएगा, ठीक है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको क्या किया है? डिक्लेयर किया है। क्लियर? तो अभी जो हमने रिजर्व फॉरेस्ट की बात की उसको तो चलो रिजर्व करके रखा गया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पे लगाए गए हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हमारे वैसे फॉरेस्ट आते हैं जो ऑलरेडी डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब वहां पे डिग्रेडेशन हो रहा है, तो अब उसको हमको बचाना है, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, तो उनको जो कैटेगराइजेशन इनका किया गया है तो उसको ऐसे रखा गया, कैसे? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के तौर पे रखा गया है, ठीक है। तीसरी हमारी कैटेगरी है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या है? दीज आर द फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। हमने देखा रिजर्व फॉरेस्ट में और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में दोनों में ही आपको कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, बट जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है यहाँ पे कम्युनिटीज का आना जाना, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का आना जाना हो सकता है, यहाँ पर जो है ह्यूमन एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी, तो वो हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट आ गया। अब जो एक पॉइंट है कि जो परमानेंट फॉरेस्ट इसमें से कौन कौन से होते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट आपका होगा रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अभी हमने गवर्नमेंट का सारा इनिशिएटिव देख लिया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, अब बात कर लेते हैं कि कम्युनिटीज ने क्या क्या किया। जब हम बात कर रहे हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, इन राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में लोगों ने, ठीक है, माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाई। किसके खिलाफ?
ठीक है, कि जो भी वहां पे माइनिंग एक्टिविटीज हो रही थी उससे अपनी जो भी बायोडाइवर्सिटी उसको बचाने के लिए जो है माइनिंग एक्टिविटीज को उन्होंने कंट्रोल किया। ठीक है, अब बात करें द इनहैबिटेंट्स ऑफ द 5 विलेज कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि राजस्थान और गुजरात वाले रीजन्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव, ठीक है, अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, 1200 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है उसको कैसा डिक्लेयर किया उन्होंने, एज भैरव देव दक्षव सेंचुरी। ठीक है, कैसे, भैरव देव दक्षव सेंचुरी के तौर पर 1200 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया, इसको सैक्रेड के तौर पे इसको डिक्लेयर कर दिया। किसने डिक्लेयर किया, जो 5 गांव के लोग थे। क्लियर, तो ये हो गया हमारा कम्युनिटी वाला। जो मोस्ट फेमस जो चिपको मूवमेंट भी आपको पता होगा कि चिपको मूवमेंट के लिए क्या था कि लोग जाके पेड़ों के पास जाके एकदम खड़े हो गए थे, पेड़ों को गले लगा के खड़े हो गए थे कि पेड़ काटने से पहले जो है हमें काटो। ठीक है, तो ऐसा जो मूवमेंट था, तो मैंने बताया कि सिर्फ गवर्नमेंट ही ऐसा नहीं कर रही थी। ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो आज भी वाइल्ड लाइफ के लिए, आज भी जो बायोडाइवर्सिटी के लिए वो लड़ रही हैं और उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया चिपको मूवमेंट वाला। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन कहाँ पे, टिहरी में, ठीक है, और नवधन्य have shown that adequate levels of diversified क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। यहाँ पर क्या हुआ, बीज बचाव आंदोलन में क्या बताया जा रहा है कि जो भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है उसको रोका जाए, तो उसके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई गई। तो बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज हैं जो कि हमारी जो प्लांट की डाइवर्सिटी है या एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी है उन सबको बचाने के लिए आज भी काम कर रही है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बिश्नोई कम्युनिटी, ठीक है, ये भी क्या है, प्लांट को बचाने के लिए ही वर्क करती है। ठीक है, बहुत पहले से जो कम्युनिटीज का ये जो चीजें हैं वो चल रहा है। अब लास्ट हम जब बात कर रहे हैं तो क्या है कि जो क्लियर लेसन है इस चैप्टर का, ठीक है, इस चैप्टर का मैसेज क्या है वो आप देखो कि बोथ एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management, but there is still a long way to go before the local communities at the center stage in decision making accept only those economic or development activities that are people centric, environment friendly and all that। तो ये जो हमारा लास्ट का मैसेज आपको कुल मिलाकर ये चीजें बोली गई हैं कि देखो क्या हो रहा है कि अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ऐसे हो कि एक तो वो लोगों का डेवलपमेंट तो हो ही, ठीक है, बट किसी भी रिसोर्स का डिप्लेशन ना हो, ठीक है, फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ का डिप्लेशन ना हो, ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है या डेवलपमेंट को लेकर कोई इनिशिएटिव्स ला रही है गवर्नमेंट, तो वो पीपल सेंट्रिक तो होनी चाहिए बट साथ में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होनी चाहिए, एंड दैट इज द कोर मैसेज ऑफ दैट लेसन। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये पूरा चैप्टर जो है क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर कोई भी आपको क्वेरी है आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे नंबर लाते रहिए। थैंक यू सो मच।